इंस्टा रील्स में भी आप धड़ाधड़ रील्स देखते हो, कभी जंगल सफारी के सपने, कभी कोई मसाई मारा पहुंच जाता है रील्स में बैठा बैठा। बट इस लेक्चर में हम पहुंच जाएंगे अपने जंगलों की दुनिया में। इंडिया इतना ज्यादा रिच देश है, किसमें? हमारे पास रेगिस्तान भी है, हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास जंगल भी है, हमारे पास खेत भी है, हमारे पास तरह तरह की लैंड फॉर्म्स हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। कंजर्वेशन एसेंशियल है क्योंकि बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रहा है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सबका बढ़िया से चल रहा है, रिवीजन का दौर, सब पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो हम इस लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं, देख सकते हो आप, थोड़े बंदर बना हुआ है एक। आई होप आप लोग इंसान बन चुके हो, इवॉल्व होके, हरकतें अभी बंदर वाली बंद हो गई हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट, चिंपैंजी, बंदर, ये इवोल्यूशन क्या है, हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम इवॉल्व हुए। बायो की क्लास है, हम ये पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं कि हमारे कंट्री में कैसे फॉरेस्ट, क्या वाइल्ड लाइफ है, इस सब के बारे में ये चैप्टर है हमारे पास। जंगल, पेड़, पक्षियों के बारे में पढ़ना तो मुश्किल अब होगा नहीं। इंस्टा रील्स में भी आप धड़ाधड़ रील्स देखते हो, कभी जंगल सफारी के सपने, कभी कोई मसाई मारा पहुंच जाता है रील्स में बैठा बैठा। बट इस लेक्चर में हम पहुंच जाएंगे अपने जंगलों की दुनिया में, वो भी भारत, मेरा प्यारा भारत महान, उसके जंगलों के बारे में बात करेंगे, पशु पक्षियों के बारे में बात करेंगे। छोड़ो सा, बिल्कुल चूड़ू सा चैप्टर है, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। देखो हम स्टार्ट कैसे करते हैं चैप्टर। ये चैप्टर हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। भारी भारी वर्ड्स देख के बिल्कुल घबराना नहीं आप लोगों को। फ्लोरा एंड फौना, वही पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्लांट्स, इनके बारे में ही हम बात करेंगे कि वो वैरायटी क्या है इंडिया में। राइट, आई डोंट थिंक सो ये इतनी डिफिकल्ट चीज़ है समझनी। फिर हम बात करेंगे कि यार ये थोड़े से ना आजकल क्या हो रहा है, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये वो, क्या हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को। वो हम इकोनॉमिक्स में भी बोलते हैं, वो हम ज्योग्राफी में भी बोलते हैं, वो हम हिस्ट्री में भी देख रहे हैं, हो रहा था। तो अब बात ऐसी है, इवॉल्व हो चुके हैं, बंदर से इंसान बन जाओ, समझ जाओ, नहीं तो खत्म हो जाएंगे फॉरेस्ट, यही चैप्टर बोल रहा है, ठीक है। तो हम वो देखते हैं कि कंजर्वेशन हम कैसे कर रहे हैं। अब हम थोड़ी तमीज में आ गए हैं, तो हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो हम देखेंगे। प्रोटेक्शन भी दो तरीके से हो सकती है। एक, गवर्नमेंट एफर्ट्स लगा रही है, ऑफ कोर्स सरकारी कानून आएंगे, बंदिशें लगेंगी, उससे सुधरेगा आदमी। एक होते हैं बहुत भले लोग, कम्युनिटी एफर्ट्स, कि यार हमारे रिसोर्सेज हैं, हम खुद इनको बचा लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो अगर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उनके साथ मिलजुल के काम करती है तो और अच्छा हो जाता है। उससे क्या होता है कि दोनों मिलके जब करते हैं तो लोकल कम्युनिटीज ऑफेंड भी नहीं होती, क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज हैं, ये है वो है, तो वो थोड़ा सा उनकी ईगो पे लग जाती है कि भाई तू कैसे आ गया, हम प्रोटेक्ट कर लेंगे ना अपने फॉरेस्ट, ऐसे वाली बातचीत हो जाती है। ये हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। मैंने थोड़ी सी इसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर की चेंज की है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। चैप्टर स्टार्ट यहाँ से होता है, कंजर्वेशन की बात होती है, फिर गवर्नमेंट एफर्ट्स आ गए, कुछ प्रोजेक्ट्स की बात हो गई, उसके बाद हम सीधा फिर से फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, फिर कम्युनिटी एफर्ट्स आ रहे हैं इसी चीज के लिए। तो हम सीधा पढ़ेंगे क्या है ये चीज, कंजर्वेशन कैसे होती है, कौन सी दो कैटेगरीज की कंजर्वेशन है, एंड फिर हमारा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चीजों की। दैट्स इट, दैट इज द चैप्टर। और ऐसे ही खटाक से चैप्टर हो जाएगा। और जिसको बहुत ज्यादा जल्दी है, ज्योग्राफी में ज्यादा चैप्टर्स हैं, बेटा आप 1.5x 2x पे करके वीडियो देख लो, बट हाथ जुड़वा लो, पढ़ लो। इट्स हाई टाइम, यू हैव टू स्टडी। ऊपर से ज्योग्राफी के बच्चों 6 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके एग्जाम में, सो यू हैव टू टेक इट सीरियसली। और बहुत लोगों की तो बत्ती गुल हो जाती है। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके, जोश हाई है होपफुली सबका। पहले तो कॉम्प्लिकेटेड सी जो बातें हैं ना, उनको इजी लैंग्वेज में बताना ही मेरा काम है, इसीलिए आप लोग वीडियो भी देख रहे हो। आई नो, बिल्कुल ऐसे नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह देखते जाओ। बायोडाइवर्सिटी क्या है, सबसे पहली टर्म आपके चैप्टर में आती है। बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसे बोलते हैं हम? देखो, अब इंडिया है, ऑफ कोर्स इंडिया इतना ज्यादा रिच देश है, किसमें? हमारे पास रेगिस्तान भी है, हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास जंगल भी है, हमारे पास खेत भी है, हमारे पास तरह तरह की लैंड फॉर्म्स हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, राइट। अब तरह तरह की चीजें होंगी, फॉरेस्ट होगा
तो वहाँ पे अलग तरह के पशु पक्षी मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, हम अगर जाएंगे रेगिस्तान में, वहाँ अलग तरीके की, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है तो लाजमी है वहाँ पे क्रॉप्स अलग होंगी, उस एरिया में वेजिटेशन अलग होगी, प्लांट्स अलग टाइप के उगेंगे, रेत बहुत ज़्यादा होगा, धूप आ रही है, वहाँ पे कैक्टस दिख रहा है हमें एक दूर रेगिस्तान में, बहुत ड्रामेटिक हो गया। बट यही होता है ना कि स्नोफॉल हो रही है, कहीं पे हम जा रहे हैं, सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है, डेजर्ट सफारी के लिए जा रहे हैं, कहीं हम केरला में पहुंच रहे हैं, कहीं पे हमारे पास बीचेस हैं। तो ऑफ कोर्स जिस तरह का वेदर होगा, जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, उसी तरह की खेती होगी, उसी तरह के वहाँ पे पेड़ पौधे मिलेंगे, उसी तरह के वहाँ पे जानवर और पक्षी मिलेंगे जो उस वेदर में सर्वाइव कर सके, उस वातावरण में सर्वाइव कर सके। तो इसी को बस हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं बच्चों। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि हमारे पास इमेंसली रिच है ये वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड स्पीशीज में इंडिया स्पेसिफिकली डाइवर्स फॉर्म और फंक्शन होते हैं, क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है, आपस में पूरा एक वेब है, इंटरडिपेंडेंस है पूरी उस एरिया के लोगों की, प्लांट्स पे, प्लांट्स की, इंसेक्ट्स पे, इंसेक्ट्स की, जानवरों पे, जानवर कुछ और काम कर रहे हैं। सीड जर्मिनेशन देख लो आप, मतलब एक कोई एनिमल होगा, उसके फर में सीड चला जाएगा किसी फ्लावर का और वो ट्रैवल करेगा, वो कहीं और शेक करेगा बॉडी को, मोटू सा आप इमेजिन कर सकते हो कोई, वो शेक करेगा बॉडी को, वहाँ पे गिर जाएगा वो सीड, वहाँ से नई प्लांटेशन आ जाएगी, वो नई प्लांट की वो स्पीशी वहाँ चली गई, ट्रांसफर हो गई। सो इमेजिन कितना स्ट्रॉन्ग रोल है हर एक इंसेक्ट प्लांट का एक उस इकोसिस्टम में जहाँ पे वो रह रहे हैं, ग्रो कर रहा है, सरवाइव कर रहे हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंसी प्लस इतनी वैरायटी, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और ये इस तरह से इंटीग्रेटेड है ना, बंधी हुई है सिस्टम में मल्टीपल नेटवर्क्स और इंटरडिपेंडेंसी के थ्रू, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जीव जंतुओं की डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यही टर्म है। हम बोलते हैं कि इंडिया इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास तरह तरह की वैरायटी है, ठीक है। तो इंक्रीज अब रिस्क हो रहा है बच्चों इस बायोडाइवर्सिटी को, ये हमारा कंसर्न है सबसे मेजर। वो क्यों हो रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, चैप्टर हमारा ये बोल रहा है ह्यूमन हो कोई हो, वो एक कॉम्प्लेक्स वेब में बंधा हुआ इकोलॉजिकल सिस्टम के, और डिपेंडेंसी बहुत है एक दूसरे की सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जैसे जंगल में से शेर गायब हो जाएगा तो फिर बहुत सारी डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी मे बी, राइट। तो शेर का अपना एक उसमें रोल है, डियर का अपना एक रोल है, ठीक है। फिर वहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं उनका अपना रोल है, पक्षी है उनका। तो एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बहुत क्लोजली रिश्तेदारी है तगड़ी वाली। तो अब यार इस रिश्तेदारी भाई बंधु पने को खत्म मत करो। मतलब ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारी की, भाई रिश्तेदारी है तो मैडम शेर क्यों खा रहा है फिर काट के उसको, खच 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 क्या हो गया भाई, ब्रेन ग्लिच, डियर को, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स, मतलब दैट इज नेचर का प्रोसेस कि वहाँ पे हिरन भी आएगा, उसका शिकार भी होगा, शेर भी एग्जिस्ट करेगा, एंड वेरियस अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ग्रास होगी, ग्रास हॉपर है। तो ये बोल रहे हैं कि इतनी सारी जो डिपेंडेंसी है, और हमारी कंट्री जो इतने रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, और अभी तो ऐसी स्पीशीज भी हैं जो अभी भी डिस्कवर हो रही है। तो भैया इतनी अद्भुत वैरायटी ऑफ स्पीशीज और इतनी इंटरडिपेंडेंसी जहां हो, इसको आप खत्म मत कीजिए, ये रिक्वेस्ट है इस चैप्टर में। ये बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए, और आपस में बहुत बंधे हुए हैं। तो इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटी और एनवायरमेंटल इनसेंसिटिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, लालच में पेड़ कट रहे हैं, जंगलों को तबाह कर रहा है इंसान, क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वहाँ पे स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो पूरा उठा पटक हो रही है सिस्टम की, तबाही मचा दी है हम लोगों ने। इससे अच्छा तो हम बंदर ही थे, चिंपैंजी थे, एवोल्यूशन ही नहीं होनी थी। तो ये बोल रहे हैं कि ये रिसोर्सेज ना अब बहुत स्ट्रेस हो चुका है इन पे, तो गाइज थोड़ा काम डाउन कर जाओ।
रुक जाओ, कहीं संभल जाओ और मेहनत करो कि अब इनको हम कंजर्व कर सके। तो जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हुआ, कम्युनिटीज़ को रियलाइज़ हुआ, ठीक है, नेचर लवर्स को रियलाइज़ हुआ कि हमें एफर्ट्स करने चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर हमने कंजर्वेशन करने की सोची, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंजर्वेशन स्टार्ट की फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की। अब इसमें हमें पहले समझने की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत क्या आन पड़ी थी। अभी हमने बात की, फटाफट से पॉइंट सोचो क्या ज़रूरत आन पड़ी होगी। कंजर्वेशन एसेंशियल है क्योंकि बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो रफ्तार जो पकड़ी हुई है हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए नहीं बचेगा। और क्या टर्म होती है जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, फटाफट बताओ मुझे। सस्टेनेबल तरीका नहीं है ये, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए नहीं बचेगा ऐसे। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में बहुत तेजी से डिक्लाइन आ रहा था रिसोर्सेज में, तो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म होगा ऑफ कोर्स। तो हम प्रोटेक्ट करेंगे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स जो हमारे हैं, वो चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉयल हो, कि भाई हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की सख्त ज़रूरत है, बहुत तेज़ी से हम ख़त्म कर रहे हैं। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी ही नहीं बचेगी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर स्पीशीज ग्रोथ एंड ब्रीडिंग। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतना ज़्यादा हमारा नेचर प्रॉस्पर करेगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, आप जनरली भी देख लीजिए, आप क्या कहते हैं, हमारे पास सीड्स की वैरायटी है, ठीक है, या फिर सॉइल्स की वैरायटी है, तो इसीलिए हमारे पास डिफरेंट क्रॉप्स भी हैं, ठीक है। सीड्स की वैरायटी है तो हमारे पास डिफरेंट फ्लावर्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो उनसे एक बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम बना हुआ है। अगर वो वाला पेड़ जो राजस्थान में उगता है वो हम कहीं नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में उगाना चाहें, नहीं उग पाएगा, उसका अपना एक रोल है, वो अपना पर्पस सर्व कर रहा है। कैमल का डिजर्ट में अपना एक रोल है कि वो पानी स्टोर करके रख सकता है, कैमल में भी किसी और एरिया में सरवाइव ना करे। तो हम इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, इतनी रिच डाइवर्सिटी को क्यों तबाह कर रहे हैं। वो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, इसके लिए हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट, कि बेटर स्पीशीज ग्रोथ हो, वो अपने हैबिटेट में अच्छे से रह पाए। कंजर्वेशन वाइटल है किसके लिए, एग्रीकल्चर और फिशरीज के लिए भी, जो बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स जो हम खेती करते हैं वो बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है वो चीज़, ठीक है। फिशरीज हैं वो भी हम बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, तो इसी वजह से हमारी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब हम कंजर्वेशन कर कैसे रहे हैं ये देखते हैं। इतना समझ आ गया सब लोगों को, हमने क्या पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया कितनी रिच है, और आगे हम उसको फिर तबाह भी कैसे कर रहे हैं अपने ही हाथों से, खूनी है हम नेचर के। फिर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन, सरकारें आई, उन्होंने एफर्ट्स किए कि भाई संभल जाओ, ये मूर्खता छोड़ दो। तो बहुत सारे नेचर लवर्स हुए या फिर जो हम एक्टिविस्ट बोल सकते हैं, उनको ये रियलाइज हुआ कि लोग अपने आप से तो मान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने डिमांड स्टार्ट की। अपना फायदा तो था नहीं इनका, तो इन्होंने क्या डिमांड की गवर्नमेंट से, 1960s 70s के टाइम पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली वो चीज़ मांगने लगे कि कोई एक कानून लेके आओ, भाई ऐसे तो आप लोग नहीं मान रहे हो। बहुत डिस्कशन कर ली, बड़ी एनजीओज ने कोशिश कर ली, तो इसी वजह से सरकार हमारे पास क्या लेके आई, क्या लेके आएगी कानून, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है एक्ट। इवन बच्चों यहाँ पे नहीं, ये इस एक्ट के थ्रू हम मतलब बहुत लेवल पे काम तो हो ही रहा है, बड़े लेवल पे यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज में बच्चे पढ़ते हैं इसके बारे में, या फिर जनरल एनवायरनमेंट का कोई भी टॉपिक आता है तो वो अछूता नहीं रहता है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब बहुत कोर है एनवायरनमेंट की टॉपिक का, तो ये इंट्रोड्यूस किया। इससे क्या किया गवर्नमेंट ने, अब क्यों हो रही थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, क्यों ज़रूरत थी, लोग इतनी हंटिंग करते थे कमर्शियल पर्पस के लिए हो, ट्रेड के लिए हो, कोई भी तो शौक के लिए भी करते थे लोग, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सल्लू भाई ने तो भुगता है खामियाजा इसका, हंटिंग बैन की, रिस्ट्रिक्ट की वाइल्ड लाइफ ट्रेड,
ताकि हैबिटेट्स प्रोटेक्ट हो सकें, कि जो लोग इतने घर बना रहे हैं, होटल्स, इंडस्ट्री, ये ना सिर्फ टूरिज्म के नाम पे कुछ भी कर रहे थे, कलेश उस एरिया में जाके लोग नर्क बना दिया था। तो गवर्नमेंट कहती कि थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब इस पे संयम लगाने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया कि हैबिटेट बचे, घर सबके प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, ठीक है। ट्रेड के लिए जो हंटिंग कर रहे हो ये नहीं होनी चाहिए, पोचिंग नहीं होनी चाहिए, इलीगल पकड़ के इलीगली रख लेते हैं स्पीशीज को और फिर बेचते हैं उनके पार्ट्स निकाल के, बड़ा ही क्रूअल काम है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। अभी आई रिमेम्बर कुछ दिन पहले ना मैं हाई डिजाइन करके एक ब्रांड है उसके शोरूम पे गई, तो मैंने पूछा भैया, मेरे को बहुत सुंदर लगा बैग वो देख के लेदर का, तो मैंने कहा भैया कितने का है ये? कहता 35,000 का। मैम ऑस्ट्रिच लेदर से बना है। एकदम से मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा क्या कह रहे हो आप? कहता है ऑस्ट्रिच लेदर से बना है। बड़ा फ्लेक्स कर रहा था। मैंने बोला भैया सॉरी मेरे को नहीं चाहिए। वो देख रहे क्या हो गया इसको अचानक से। मैंने कहा भैया मेरे को लेदर प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करना है। मतलब मैं ये सोच रही थी किसी ऑस्ट्रिच को पकड़ के उसकी आपने धजियाँ उड़ाई होंगी बेचारे बर्ड की, ठीक है, फिर उसकी लेदर से आप ये बैग बना रहे हो और मैं बहुत प्राउडली उसको कैरी करूं और वो भी इतने पैसे भी दूं। मैंने कहा ना जी भैया ना, हमें नहीं चाहिए। ऊपर से देखो ये पढ़ा रही हूँ मैं आप सब लोगों को, आप लोग भी ये मत करो, अपने पेरेंट्स को भी मत करने दो, ध्यान दो छोटी छोटी चीज़ों पर। तो इस एक्ट के थ्रू ही क्या किया उन्होंने, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक एरिया जो है जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं ये सब चीज़ें, तो उन्होंने क्या किया कि यार ये सब हम करते हैं प्रोटेक्शन के लिए यूज़। इस एरिया पे बहुत सारे नियम कानून लगाए गवर्नमेंट ने कि ये इनका हैबिटेट प्रोटेक्टेड रहे। तो उसके लिए हमने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश की। एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पे एक टर्म आती है, ये क्या होती है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। एंडेंजर्ड मतलब जो अभी भी खतरे में है, जिनको बचाया जा सकता है। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं जो, वो भी होती हैं स्पीशीज। तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, बहुत सारे एनिमल्स के लिए उनके नाम यहाँ पे दिए हो, राइनासोर्स हो, ब्लैक बग हो, वन हो, ये कश्मीरी स्टैग हो, क्रोकोडाइल, लेपर्ड्स। तो ये सब भी गवर्नमेंट ने इनके लिए भी वेरियस प्रोजेक्ट्स लेके आई। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स से हमें क्या दिखा कि हमें पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा, वो चाहे इसका हैबिटेट हो, वो स्पीशीज हो, उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो। तो बाद में और नोटिफिकेशंस में फिर हमने इसमें कीड़े मकोड़े भी थोड़े से इंक्लूड कर दिए, इंसेक्ट्स, क्योंकि ये भी हमारी उसका पार्ट है। प्लांट्स भी इंक्लूड कर दिए इस लिस्ट में प्रोटेक्टेड स्पीशीज की गवर्नमेंट ने। तो ऐसे ये इवोल्यूशन हुआ। इसी के तहत एक और प्रोजेक्ट आया हमारे पास, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या था बच्चों? टाइगर बहुत एक वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है हमारे एनवायरमेंट की, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इट्स अ की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। तो हुआ क्या, स्टार्ट ऑफ द सेंचुरी, मतलब जब हमारी बिगिनिंग हुई 20th सेंचुरी की और उससे लेके अब तक 55,000 टाइगर्स हमारे पास होते थे और इतना कम नंबर हो गया, इतनी ज़्यादा हमने पोचिंग, हंटिंग ये सब किया तो वो बहुत डिक्रीज हो गई। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई हमें इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, कि पोचिंग हो रही है, लॉस ऑफ हैबिटेट है, या फिर जिनको खाना है वो खाना ही नहीं बचा है, प्रे स्पीशीज जिसका शिकार करते हैं टाइगर वो, और फिर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो उनके हैबिटेट में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारे कारण थे, ट्रेड होता था इसका। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि इंडिया और नेपाल सबसे मेजर कंट्रीज हैं, 2/3 ऑफ द होल वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन है दोनों कंट्रीज में। तो हमारी गवर्नमेंट को लगा हमें स्टेप्स लेने चाहिए। उसके ही तहत हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको हम प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं 1973 में, ताकि इनका हैबिटेट बचा रहे। और हम इसके तहत क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स बनाई। ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये देखना है कि किन किन एरियाज में ये होती हैं। उत्तराखंड है, जिम कॉर्बेट, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस आसाम में, परियार केरला में। ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स जो हैं इनके नाम हैं और ये स्टेट्स हैं। ये स्पेसिफिकली याद करना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कम्युनिटी के कंजर्वेटिव एफर्ट्स कौन से थे,
कि क्या एफर्ट्स कर रही थी, कम्युनिटीज के लेवल पे क्या एफर्ट्स हो रहे थे वो हम देखते हैं। देखो, कम्युनिटी एफर्ट कर रही थी, लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और फिर गवर्नमेंट ने कम्युनिटीज के साथ मिलके क्या किया। तो हमारे जो कम्युनिटी एफर्ट्स है, इसके थ्रू क्या होता है बच्चों, सरिस्का टाइगर रिजर्व में लोगों ने माइनिंग का अपोज किया कि भाई इतनी माइनिंग मत करो, इससे भी इफेक्ट हो रहा है। चाहे वो राजस्थान की बात हो, अलवर डिस्ट्रिक्ट की, वहां पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, भैरोदेव दका सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने अपने रूल्स बनाए, वाइल्ड लाइफ पे बैन की हंटिंग। तो लोगों ने खुद ही आगे बढ़ के मतलब ये एफर्ट्स किए, चाहे अलवर की बात हो, चाहे सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात हो। फिर लोगों ने चिपकू मूवमेंट स्टार्ट की, तो बड़ी फेमस है कि लोग ट्रीज को हग करते थे कि भाई आओ गले लगते हैं, काटने आ रहे थे ट्रीज को इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सब लोग। तो उन्होंने, जब उनको समझ आया कि भाई ये पेड़ों के साथ कर रहे हैं, हिमालयस की बात है, तो लोगों ने बोला कि हम ये नहीं करने देंगे। लोग गए, अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गए, दे स्टार्टेड हगिंग द ट्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद बीज बचाओ आंदोलन आता है तहरी में। फिर नवधान्य एक एनजीओ है, वहां पे मूवमेंट स्टार्ट की। उन्होंने क्या बोला कि हम ऑर्गेनिक खेती यूज करेंगे, उसने प्रमोट किया और उन्होंने दिखाया कि इससे भी रिजल्ट्स आ सकते हैं, उतने ही बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, ये सस्टेनेबल भी है और इकोनॉमिकल भी है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बहुत लालच में किसान भी वैसे बीज उगाने लग जाते हैं जिनमें बहुत केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स हैं। तो ये एक मॉडल सामने लाना, लोग खुद के इनिशिएटिव्स, खुद की शुरुआत की, भाई आप ये वाला यूज कर सकते हो, बड़ा ही बेनिफिशियल है, कन्विंस करना। तो ये एग्जांपल्स हम एग्जाम में कोट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये कम्युनिटी एफर्ट्स, पीपल मूवमेंट और फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, 3 करके करोगे ना, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो झटाक से नंबर मिल जाएंगे आपको। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, जॉइंट समझ आ रहा है, गवर्नमेंट और कम्युनिटी का ऑफ कोर्स। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर्मली स्टार्ट हुआ हमारा 1988 में, जब ओडिशा ने फर्स्ट रेजोल्यूशन इसका पास किया। ये एमसीक्यू बड़ी बार आ जाता है, ओडिशा इज द फर्स्ट स्टेट जिसने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए रेजोल्यूशन पास किया। इसमें क्या हुआ, लोकल विलेजेस इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने में। इससे होता क्या था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको बोलते थे कि भाई आप हमारी मदद कर दो, हमसे अकेले से ये नहीं होगा। उनको भी अच्छा लगता था कि हमारे ये फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो मिलके काम करते थे। अब उनको बदले में क्या मिलता था, उनको टिम्बर प्रोडक्ट्स और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स, उनके इंटरमीडिएट बेनिफिट्स मिलते थे। नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स हुए और शेयर टिम्बर प्रोडक्ट्स में भी मिलता था। टिम्बर पे पूरा हक नहीं होता है, थोड़ा हक होता है, और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स पे ज्यादा बेनिफिट मिलते थे। ये होता था, ये हमारे कम्युनिटी एफर्ट्स हैं। तो क्या देखा हमने, कंजर्वेशन 2 तरीके से हुई, गवर्नमेंट और फिर लोकल कम्युनिटीज। आगे मूव करते हैं हम, सेक्रेड ग्रूव्स की बात आती है। तो सेक्रेड ग्रूव्स क्या होता है, ये मूवी का पोस्टर बता दो पहले तो। सबसे पहले मेरे को लगता है तुम सब बदमाशों ने ये मूवी देख रखी होगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। ये अरे यार, हाँ, कांतारा मूवी तो देखी है सबने, भाई क्या हिला देने वाली पिक्चर बनाई है। बट वो ही एक्चुअली ये पूरा चैप्टर है, सार मान लो आप उस चैप्टर को। कांतारा मूवी में वो क्या होता है, उनको देवता की तरह मानते हैं अपने फॉरेस्ट को, मतलब ऐसी शक्तियां लोगों में आती हैं फॉरेस्ट अपने देव की वजह से, या ट्री हो या जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वहां से, तो वो उसको ऐसे नहीं देखते थे कि भाई चलो बिजनेस करते हैं, नहीं, वो उसका प्रोडक्ट एक जीवन यापन करने की उसको वो मानते थे कि जीवन यापन करने का एक जरिया है ये हमारे लिए, ठीक है। और बहुत सेक्रेड तरीके से, मतलब बहुत पूजनीय तरीके से, पवित्र तरीके से वो रखते थे अपने फॉरेस्ट को, जो वहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज रहती थी फॉरेस्ट में, ठीक है। तो सेम नेचर वर्शिप इंडिया में होती है। ये बहुत एंशिएंट, बहुत पुराना ट्रेडिशन है हमारे लिए, आज की बात नहीं है ये। आज तो मूवी बनी है, 1000 सालों से लोग ये करते आ रहे हैं कि अपनी नेचर की क्रिएशन की प्रोटेक्शन करेंगे। वो सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, जो पेड़ पौधे वो उगते हैं, ठीक है। ट्री वर्शिप, ये बैक वाटर्स में उगते हैं जो पौधे, ठीक है, या दलदल में जो उगते हैं, ग्रूव्स बोलते हैं, वर्शिप करते हैं। तो कम्युनिटी बिलीफ होती है, ट्राइब्स होती हैं, इनकी अपनी अपनी, मुंडा हुआ, सांथाल्स हुआ, या बिश्नोई कम्युनिटी हुई। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपने क्या करते हैं, ये किसी उसको मतलब किसी स्पीशीज को, नेचुरल पौधे को
अपना देवता मान लेते हैं। जैसे हम तुलसी माता बोलते हैं, वैसे ही इनके अपने अपने लोकल देवता उनको बनाते हैं। फिर उनको इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है कि खुद ही उनकी लोग प्रोटेक्शन करते हैं कि इनमें कुछ सुपर पावर्स हैं, वो सोच के पवित्रता के उससे। तो ये एक तरीका है, ये भी एक क्या है, बचाने का तरीका। हमारे सेक्रेड ग्रूव्स इनको बोलते हैं। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हमारा लास्ट टॉपिक जिस तरीके से हमने प्लान किया था, हमारे कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट है, ये हमें पढ़ना है। देखो बच्चों, सबसे ज्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस कैटेगरी में हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। क्यों इनको रिजर्व किया जाता है? किसी चीज को क्यों रिजर्व किया जाएगा? सोना महंगा है, वैल्यूएबल है तो रखा जाता है, हीरे को रखा जाता है, ज्यादा सिक्योरिटी क्यों होगी? जो ज्यादा कीमती चीज होगी। तो डेफिनेटली इन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिलते होंगे। तो क्या इन्होंने बोला है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। मोर देन हाफ मतलब आधे से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड हमारा क्या है, इस कैटेगरी में आता है, जिसको प्रोटेक्शन दी गई है सबसे मैक्सिमम लेवल की। ये मोस्ट वैल्यूएबल है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, सबसे प्रेशियस रिसोर्सेज है यहाँ पे। दूसरी कैटेगरी आती है जो बहुत एक्सप्लॉइटेड है, उसको ही प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, राइट? जिसको खतरा है उसको प्रोटेक्शन चाहिएगी। तो 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया आज हमारा इसमें आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डाल दिया है। दीज फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। इनका पहले ही आपने बहुत नुकसान कर दिया है, इसको थोड़ा सा भी आप चोट नहीं पहुंचा सकते। यही बात कहना चाह रहा है कवि यहाँ पे। क्यों? गवर्नमेंट बोलती है कि ये तो बहुत प्रेशियस हैं भाई, इनको तो हमने देख ही लिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से तुम कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो इनको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, वैल्यूएबल वालों को और प्रोटेक्टेड को भी। तो रिजर्व्ड प्लस प्रोटेक्टेड हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, आप ये देख भी सकते हो, ये परमानेंट फॉरेस्ट है, इनको परमानेंट रखा जाएगा, ये टेम्परेरी ना बन जाए, इसीलिए इनको परमानेंट की कैटेगरी में डाल दिया है कि ये इनको हमेशा हम ध्यान से रखेंगे। रिजर्व्ड में तो बिल्कुल ही परमिशन नहीं है, मतलब आपको मूवमेंट नहीं है। प्रोटेक्टेड में थोड़ी बहुत मूवमेंट है, वो भी बहुत परमिशंस के साथ। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड है। यही सबसे बेसिक डिफरेंस है, जान लेना। आप कहीं घूमने भी जाओगे तो एक ऐसा एरिया आ जाएगा एक टाइम के बाद, वहां पे ह्यूमंस की एंट्री नहीं है। सरकार भी बोलती है ना जी ना, हमें कोई भरोसा नहीं है, पहले ही आप लोग बहुत उल्लंघन कर चुके हो कानूनों का, अब तो आपको चालान भरना पड़ेगा। चालान की फॉर्म में यही है कि अनटचेबल है वो फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो होते हैं, ये फॉरेस्ट और वेस्टलैंड होते हैं जिसमें गवर्नमेंट भी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, सबका रोल रहता है। ये अनक्लास्ड है, इसलिए इनको सबसे लीस्ट डिग्री ऑफ उसमें रखा गया है कि इसमें आप थोड़ा इंटरवेंशन कर सकते हो। तो हम फैक्ट्स कुछ पढ़ लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड को हम रखेंगे परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरीज में। मेंटेन फॉर टिम्बर प्रोडक्शन हो या प्रोटेक्शन पर्पसेस की वजह से हो। मध्य प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बट लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश का तो भाई लिख के ले लो, एमपी किसी भी फॉरेस्ट की कैटेगरी में अगर आ जाता है तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया आएगा ही आएगा, ये तो मान लो। एमपी वालों ने तो बाजी मार ली है, जीत ली है, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया फॉरेस्ट का इन्हीं के अंडर आता है। तो जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें लार्ज एरियाज हैं किनका, रिजर्व फॉरेस्ट का। आप देख भी सकते हो जम्मू साउथ साइड से कितने मसाले आते हैं, ठीक है, केरला हुआ, तमिलनाडु हुई, ठीक है, ये रिजर्व फॉरेस्ट में क्यों आएंगे, क्योंकि बहुत प्रेशियस जंगल है यहाँ पे। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में देख लो, आपको केसर मिलता है, ठीक है, सैंडलवुड मिलती हैं, ये जो जगह है इन पे बहुत प्रेशियस चीजें हैं जो फॉरेस्ट से डिराइव होती हैं। तो ऑफ कोर्स सबसे प्रेशियस है तो रिजर्व करके रख लिया गया है। तो स्टेट्स का आइडिया भी आप लगा सकते हो नाम से। फिर हमारे पास आता है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान। इसमें कौन से फॉरेस्ट होंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होंगे, क्योंकि क्या इनमें पॉपुलेशन बहुत है इन स्टेट्स में, तो इनमें एक्सप्लॉइट भी बहुत किया जाता है अपने पर्पसेस के लिए। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग हैं, जंगल हैं वैसे वाले, तो ट्राइब्स होंगी तो प्रोटेक्शन भी करेंगे, तो ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट वाली कैटेगरीज में आएंगे।
पार्ट्स ऑफ गुजरात में जहां जहां ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे हाई परसेंटेज ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट होगा। आई होप ये स्टेट्स के एग्जाम्पल से भी आपको लॉजिक समझ में आ गया हो और अब आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगी इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर में है क्या, फटाफट से एक्टिव रिकॉल करते हैं। फर्स्ट, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। सेकंड, हम बोलते हैं कि फ्लोरा एंड फौना तो हमारे पास बहुत है, फिर उसको प्रोटेक्शन की नीड क्यों है, क्योंकि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन कौन देगा, लोग देंगे या सरकारें देंगी, दोनों मिलके देंगे तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो जाती है वो। फिर हमने वो पढ़ा कि सरकार कैसे कर रही है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो हमारा या प्रोजेक्ट टाइगर हो हमारे पास, कम्युनिटीज कैसे कर रही हैं, चिपको मूवमेंट हो या फिर अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में कैसे वो कर रहे हैं, अलग अलग ट्राइबल एरियाज में सेक्रेड ग्रूव्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, जो पूजते हैं जिन पेड़ों को हम, ट्राइब्स जो करती हैं ये ट्रेडिशन फॉलो, कांतारा मूवी याद रखना अब मत भूलना। फिर आगे चलते हैं, आगे चल के हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास कैटेगरी क्या है फॉरेस्ट की, वो पढ़ी, और फिर एरिया डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज क्या है। 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट फटाफट से बताओ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में दो आंसर इस चीज का, और जो इस बात का आंसर देगा ना मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करूंगी और मैं समझ जाऊंगी वो बच्चा सीरियस है। हमारे पास कौन से सबसे उच्च डिग्री रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। थर्ड, अनक्लास्ड जिनको आप ठीक ठाक से रख लेते हो, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट सबका इन्वॉल्वमेंट है, राइट। ये हमारा चैप्टर था। बताओ कितना डिफिकल्ट है ये चैप्टर। इसमें से अब कोई क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो एक्सटिंक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज पे, एंडेंजर्ड मतलब खतरे में, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म, ठीक है। क्या ऐसा डाउट है इस चैप्टर में जो अभी भी बचा है? अगर कुछ बचा है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, नहीं बचा है तो फटाफट जाके देख लेना। कौन से, मेरी एक प्लेलिस्ट है रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। ये अपनी एक प्लेलिस्ट है बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए बड़े ही मेहनत से बनाई है। आई होप इस सबको आप अच्छे से कर लोगे और फटाफट से आपको 15 मिनट लगेंगे, 2x पे करके देख लेना एक बार, आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। और ताजा ताजा चैप्टर पढ़ाओ ना और ताजे ताजे क्वेश्चंस लगा लो तो पक्का हो जाता है चैप्टर। स्पेस्ड रेपिटेशन की जो टेक्निक हम बोलते हैं ना, आज ही पढ़ लिया, साथ के साथ बुक बंद करी, चैप्टर फटाफट रिवाइज कर लिया, एक्टिव रिकॉल। उसके बाद 3 दिन बाद एक बार फिर से उठा के देख लो 15 मिनट, फिर हफ्ते बाद देख लो उसको, और फिर 20 दिन बाद और देख लो। 4-5 बार ऐसे करोगे ना तो लास्ट जब आप देखोगे ना 20 दिन पे या 1.5 महीने बाद 5 ही मिनट लगेंगे, ऊपर से देखोगे आपको चैप्टर पता होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये पूरी पीपीटी बंद भी कर दूं ना, मैं ऐसे आपको चैप्टर पढ़ा सकती हूँ। यही चैप्टर मैं 1 घंटे में भी पढ़ा सकती हूँ, इसी को कहोगे शॉर्ट में 10 मिनट में भी, और शॉर्ट में कहोगे 5 मिनट में भी पढ़ा सकती हूँ। तो उतना ही आपको प्रिपेयर करना है। मेरे साथ कंपटीशन कर लो कि जैसे कीर्ति मैम बोल पा रही है ना वैसे हम बोल पाए बुक बंद करके, उस दिन समझ जाना कामयाब हो, चैप्टर अच्छे से आ गया है। रही बात मैप की, उसके लिए एक डिफरेंट सीरीज होगी, डिफरेंट वीडियो होगी, डोंट वरी, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड। टिल देन पढ़ते रहो, अच्छे से अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है। कांतारा मूवी भी देख लेना अगर टाइम मिले एज अ रिवॉर्ड, जिन्होंने नहीं देखी है उससे भी आपको समझ आ जाएगा। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, चैम्प्स लगे रहो।